नमस्कार, स्वागत है आपका कलम और किताब YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं मोहन राकेश, जो कि एक डायरी के रूप में लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसकी शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, वह भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करें। बॉम्बे 1948। कोई बात थी अभी अभी दिमाग में जुगनू की तरह चमक कर बुझ गई। कितनी बार ऐसा होता है, एक धुंधली सी तस्वीर दिमाग में उभरने लगती है, पर उभरते उभरते अंदर के अंधेरे में खो जाती है, जैसे कि दिमाग से उसकी शरारत चल रही हो। मैं कितनी कितनी बार उस जुगनू को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, किसी अनजाने क्षण में उसे दबोच लेने की ताक में रहता हूँ। कई बार घंटों ये खेल चलता है, पर जुगनू पकड़ में नहीं आता। हल्के से कभी यहाँ कभी वहाँ टिमटिमाता है। उस टिमटिमाहट का ठीक आभास हो पाए इससे पहले ही फिर अंधेरे में डुबकी लगा जाता है। उठते बैठते हंसते बातें करते एक हल्की सी चमक और बस। कई बार सुबह से शाम तक ये खेल अपने में अपने से खेल जाता है। उलझन इसलिए होती है कि वह बात यूं बहुत परिचय और अतरंग जान पड़ती है। लगता है जैसे घर का कोई बहुत परिचय कोना बार बार सामने खुलकर सहसा बंद हो जाता है। फिर सोचकर हंसी आती है कि वास्तव में अपना क्या है, वह जुगनू, उसे पकड़ने का प्रयत्न या उस प्रयत्न से हारा खींचा हुआ मन। मुंबई, जुहू बीच, रात के 11 बजे। उमड़ती लहरें नांगियों की तरह करवटें लेती, उनके पैरों तक आना और पानी हो जाना, शरीर में उठती कंपन भी, सांसों में थोड़ी झुरझुरी, सहसा तेज तेज चलना, जैसे कि एक बीज अपने में भर आया हो। अपने भरे होने की अनुभूति से सामने के फैलाव को देखना, सरकती रेत पर पांव जमाए दूर से दूर के बिंदुओं तक जाने की कोशिश करना, फिर उसी बिंदु से अपनी तरफ लौट आना, इस बात को, हर बात को भूल जाना। बॉम्बे, दिन भर परिभाषा करते रहे, साहित्य की, जीवन की, मनुष्य की, बेसिर पैर, सभी पढ़ी सुनी परिभाषाओं की तरह अंधेरे और स्मार्ट। दूसरों ने जितनी स्मार्टिंग की कोशिश की, उससे ज्यादा खुद की। जैसे परिभाषा दे रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे। महत्व सिर्फ इस बात का था कि दूसरों को कैसे पटखानी दी जाती है, या फिर खटखनी खाकर भी कैसे बेरहमी से उठकर खड़े होते हैं। साहित्य का वास्तविक लक्षण ये है कि जीवन की आध्यात्मिक व्याख्याओं से हटकर वास्तविक व्याख्या से इस रूप में दी जा सकती है कि निताशों की मनुष्य की कल्पना बहुत एकांगी है। मेरा विचार में मनुष्य का वास्तविक स्वरूप ये है कि जैसे जितने गौर आते हैं कुश्ती के, उससे वह सब इस्तेमाल कर लिए, नतीजा कुछ नहीं सिवाय भले पूरी की दावत। कोई साहित्य जीवन और मनुष्य तीनों पर एक एक डर और बस के क्यों में शामिल है। मुंबई बहुत उलझन होती है, अपने से सामने के आदमी का कुछ ऐसा नक्शा उतरता है दिमाग में कि दिमाग बिल्कुल उसी जैसा हो जाता है। दूसरा शराफत से बात करे तो बहुत शरीफ, बदमाशी से बात करे तो बहुत बदमाश, हंसने वाले के सामने हंसोड़, नकचड़े के सामने नकचड़ा, जैसे अपना कोई वजूद ही ना हो। जैसे मैं आदमी नहीं, एक लेंस हूँ जिसमें सिर्फ दूसरों की आकृति देखी जा सकती है। कभी जब 3-4 आदमी सामने होते हैं तो डबल ट्रिपल एक्सप्लोजन होता है, अपनी हालत अच्छे खासे मोहताज हो जाते हैं। आगरा से चलने के बाद आज मानसिक स्थिति ऐसी हुई कि यहाँ कुछ लिख सकूं। भोपाल में, मुंबई में, गोवा में, मैंगलोर में, सब जगह मन में विचार आता था कि अपनी किन्हीं प्रकृतियों को बैठकर लिखूं, परंतु या तो वास्तविकता रहती थी या थकान या दूसरे लोगों की उपस्थिति। घर से इस तरह आकर मैं कह सकता हूँ कि मुझे मानसिक स्वस्थता मिली है। यद्यपि ऐसे क्षण आते हैं जब घर के सुखों का आश्रय अपनी ओर खींचता है और मन में हल्की हल्की अशांति भर जाती है, फिर भी हरनाश नितून के सिंधन की अनुभूति, केवल नतीजत का साक्षर्य और चारों ओर के जीवन को जानने की रंगात्मक प्रकृति, इन सब से सुरसित बनी जाती है। मैंने अपनी यात्रा के नोटिस में कहीं लिखा है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति से, चाहे उसकी भाषा, उसका महज, उसका राजनीतिक विश्वास तुमसे कितना ही भिन्न हो, यदि मुस्कुराकर मिल जाए तो तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाता है, वह कोरा मनुष्य होता है। कुछ ऐसे ही मुस्कुराहट की प्रकृति नाना व्यक्तियों पर मैंने लक्षित की है। ये ठीक है कि बाद में भाषा, मजहब और विश्वास के दाग उभर आते हैं, परंतु वह सब फिर उस वास्तविक रूप को छिपा नहीं पाते।
और मनुष्य की मनुष्य से पहचान बनी रहती है। मुझे याद आता है कि एक पुस्तक में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में एक जगह उसने लिखा है कि जब अपरिचित व्यक्तियों से मिलो तो उनकी ओर मुस्कुराओ। यद्यपि एक मनोवैज्ञानिक साहित्य का उद्घाटन करने में सफल हुए हैं, फिर भी मनुष्यता के इस गुण का व्यक्तित्वता और परोक्ष लाभ भी कूटनीति से संबंध जोड़कर उसने एक अबोध सत्कर्म के कटे कटे हाथों से ग्रहण करने की चेष्टा की है। वह मुस्कुराहट जो तहों में छिपे हुए मनुष्यता को निखार कर बाहर ले आती है। यद्यपि संदेह हो तो वह उसके सौंदर्य की व्यापार है। गाड़ी के सफर में मेरी कापरा के जान पहचान हो गई। जहाज पर मोतीवाला से, कन्नौर आकर कपूर से और कल शाम को समुद्र तट पर धनंजय से। बस उसी मुस्कुराहट के बीच से। साधारण चलते जीवन में ये सब के सब साधारण व्यक्ति हैं। इनमें से किसी भी कोई ऐसी विशेषता नहीं जो इन्हें जानने योग्य व्यक्ति बनाती है। फिर भी इनसे मिलने का किसी चयन का परिणाम नहीं, केवल अस्कृमित योग्य है। परंतु इस सब में एक तत्व निखर कर सामने आया, वह तत्व जो प्रेरित मनुष्य में रहता है परंतु बहुत कम ही कभी व्यक्त हो पाता है। शायद सभ्यता के कारण यहाँ तक कि बहुत से जाने योग्य व्यक्तियों में भी उसके दर्शन नहीं होते, और वह था मनुष्य का मनुष्य में सहज विश्वास, बिना किसी आरोप के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी कुंठा के। कन्याकुमारी आकर जैसे मेरा एक स्वप्न पूरा हो गया। वह एक विडंबना ही थी कि मैं सीधा यहाँ आने का कार्यक्रम बनाकर भी सीधा यहाँ आ नहीं सका, पर उससे आज यहाँ आकर पहुँचने का महत्व मेरे लिए और भी बढ़ गया है। साधारणता देखने पर ये एक समुद्र तट ही है, परंतु ये केवल समुद्र तट ही नहीं बल्कि यहाँ एक कुमारी भूमि है जहाँ निम्रता की तुलिका का स्पर्श अभी गीला ही लगता है। यहाँ आकर आत्मा में एक सत्व आवेश जागा उठता है। यहाँ आकर रहना अपने में ही जीवन की एक आकांक्षा को हो सकती है। शायद टेलीपैथी की तरह का कोई और भी विनय होता है जो दो मनुष्य के बीच नहीं, एक मनुष्य और एक स्थान के बीच संभव है। उसने अणुओं और अणुओं के प्रतीक आकर्षण कह सकते हैं। ऐसे एक स्थान का आह्वान करना शायद कवितात्मक का शिशु तत्व पूर्व लगे, परंतु व्यक्ति अपने भावोद्रिक्त के अनुसार ही जीवन की व्याख्या करने से नहीं रह सकता। मैं इस समय जिस भावों में हूँ उसे समझने के लिए बंगाल की खिड़की, हिंद महासागर और अरब सागर के इस संगम स्थल को बार बार देख लेना आवश्यक है। कितने भी भटक कर एक बार यहाँ आ जाएं तो उस भटकने का सार्थकता है। क्या मैं यहाँ एक घर बना कर रह सकता हूँ? ये स्थान और यहाँ का वातावरण दोनों मुझे इस तरह प्रभावित कर रहे हैं। एक बार अच्छी होती है कि यहाँ एक छोटा सा घर बना लूँ, कुछ वैसा ही जैसे कि मैं कल्पना करता हूँ, और उसमें रहने लगूँ। साल में 6-8 महीने घूमा करूँ या अनंत कहीं रहा करूँ, जीवन के प्रवाह के बीच, और शेष समय यहाँ आ जाया करूँ। जीवन से जो कुछ ग्रहण किया है उसे अपने में समा कर देखने के लिए, मनन और चिंतन के लिए, परंतु इसे संभव बनाने के लिए आर्थिक सुविधाएं मुझे प्राप्त नहीं। एक वस्तु का अपना प्राकृतिक गुण होता है, व्यक्ति का भी अपना प्राकृतिक गुण होता है। मूल्य व्यक्ति और वस्तु के प्राकृतिक गुण का ना लगाया जाकर प्रत्येक दूसरे की उस गुण को बेचने की शक्ति का लगाया जाता है। संसार में जितने धनी व्यक्ति हैं उनमें से अधिकांश दलाली के वस्तु या व्यक्ति के गुण को बेचने के माध्यम बनाकर धन कमाते हैं। ये दलाली वस्तु और व्यक्ति के वास्तविक मूल्य को मूल्य ग्रहण में बांधता है। जिस हवा में फूल अपने पूरे सौंदर्य के साथ नहीं खिल सकता, वहाँ हवा अवश्य दूषित हवा है। जिस समाज में मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूरा विश्वास नहीं कर सकता, वहाँ समाज भी आवश्यक दूषित समाज है। डहलोजी, वह व्यक्ति जो साक्षात जीवन की चर्चा करता है या नहीं जानता कि साक्षात जीवन का अर्थ है नई कलाओं का ना खिलना, नए अंकुरों का ना निकलना, नए शिशुओं का ना जन्म लेना। जो व्यक्ति ऐसा जीवन चाहता है वह मृत्यु पूजक है। जीवन की शक्ति और आकर्षण नए की उत्पत्ति में उस उत्पत्ति की अनिवार्य पूर्व प्रेक्षा पुरातन का विनाश है। विनाश देखकर हमें असमय होना चाहिए कि निशामय। मरते हुए व्यक्ति को हम संतोष दें या करना चाहिए कि उसके पीछे दो कुलबुलते हुए नन्हे हाथ उसकी जगह ले जा रहे हैं, क्योंकि विनाश का एक महान उद्देश्य है कि
वह एक नए विकास के लिए भूमि छोड़ देने और छोड़ देने ही नहीं, स्वयं नए विकास की खाद बन जाना।